तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने अभी तक क्या सीखा था, हमने अभी तक सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन सीखा था, और उसके अंदर हमारे पास उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम में हो या थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन में हो या फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट हो या बायोमेटेलिक स्ट्रिप हो, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पर सीखी थी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की, ठीक है, कि लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन कैसे होता है। तो मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था कि लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर जो एक्सपेंशन होता है, जनरली वो किस टाइप का एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। मतलब उनका क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्लियर। तो उसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा और किस तरीके से इंक्रीज होगा, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, क्लियर। अच्छा, सबसे पहली बात बेटा ये आती है कि जब अगर आपको किसी लिक्विड को एक्सपांड करना है तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा। अगर उसको हीट करना है तो आपको उसको किसी कंटेनर या किसी वेसल में हीट करना होता है, ठीक है। लिक्विड को अपन ऐसे डायरेक्टली हीट नहीं देते, हम उसे किसी कंटेनर में रखते हैं या फिर किसी बर्तन में या किसी वेसल में रखते हैं, उसके बाद उसको हम हीट देते हैं, क्लियर। तो देखो क्या क्या प्रोसेस होगी उसको समझना, फाइनली एक फॉर्मूला बनेगा, उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल करने होंगे, क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, आपको यहाँ पर एक वेसल नजर आ रहा है जिसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया है, ठीक है, और नीचे से मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, हीट कर रहा हूँ। अभी एक बात समझना, सबसे पहले मैंने जो इस कंटेनर में लिक्विड भरा है वो कहां तक भरा है बेटा, एक्स लेवल तक। आपको डायग्राम में दिख रहा है एक्स लेवल कहां तक है, और एक्स लेवल क्या है, इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड। मैंने इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड एक्स माना। अब बेटा हमने क्या किया, कंटेनर को गर्म करना स्टार्ट किया, वेसल को गर्म करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लिक्विड एक्सपांड होगा, बट सबसे पहले जब आप उसको हीट करते हो तो सबसे पहले हमारे को किसको अगर हीट मिलेगी, तो हमें सबसे पहले हीट मिलेगी किसको, इस कंटेनर को हीट मिलेगी। तो कंटेनर सबसे पहले क्या होगा, एक्सपांड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे घर पे तो कभी कोई कंटेनर एक्सपांड ही नहीं होता। तो बेटा बात क्या है कि जो हमारे पास घर पर जो कंटेनर्स होते हैं या वेसल्स होते हैं या बर्तन होते हैं, उनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि चलो इसके अंदर भी एक्सपेंशन हो रहा होगा कुछ भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेटे क्या होगा, ये वेसल एक्सपांड होगा। अब सोचो ध्यान से, अगर ये वेसल थोड़ा सा एक्सपांड भी कर गया तो लेवल नीचे जाएगा या ऊपर, सोचो ध्यान से। अभी हमने लिक्विड के एक्सपेंशन की बात नहीं करी है, लिक्विड एक्स लेवल पे था, ठीक है, ये कंटेनर था, हल्का सा कंटेनर एक्सपांड कर गया तो लेवल कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब लेवल एक्स से कहां पहुंच गया बेटा, वाई पर, और वाई क्या है, लेवल ऑफ लिक्विड आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ वेसल। हालांकि ये बहुत नेग्लिजिबल है, बट क्योंकि हम यहाँ डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये जो हमारे को कंटेनर के को जो हमारे को हीट दी थी हमने, वो कंटेनर अपनी हीट किसको देना स्टार्ट करेगा, अंदर लिक्विड को देना स्टार्ट करेगा। और जब वो लिक्विड को देना स्टार्ट करेगा तो अब लिक्विड क्या करेगा, तेजी से एक्सपांड करना स्टार्ट करेगा। ऐसा ही होता है जब हम घर पे बर्तन के अंदर दूध गर्म करते हैं तो दूध भी हमारा क्या करता है बेटा, एक्सपांड करता है, क्लियर। तो अब वो क्या होगा, एकदम से एक्सपांड करना स्टार्ट करेगा। और ऑब्वियसली क्या होता है बेटा, लिक्विड में एक्सपांशन ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि ये जो एक्सपांशन होता है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस कारण उनके अंदर एक्सपांशन कम होता है। बट जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़े वीक होते हैं, इसलिए उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होता है। तो अब लिक्विड तेजी से एक्सपांड करेगा और ज्यादा एक्सपांड करेगा, और ये लिक्विड वाई से कहां पहुंच गया बेटा, जेड पर। क्लियर बात। अब हमारे पास जेड क्या हो गया, फाइनल लेवल ऑफ लिक्विड आफ्टर हीटिंग। तो इतनी सारी प्रोसेस हुई। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, एक्स लेवल पर था, वहां से वेसल एक्सपांड हुआ तो एक्स से वाई पर आ गया, फिर वाई पे उसके बाद उसको हीट मिली तो हीट से वाई से अपने पास कहां चला गया, फिर से जेड पर चला गया। तो हमारे पास तीन लेवल बन गए बेटा। सबसे पहले एक्स वाई, एक्स से वाई क्यों आया, एक्सपेंशन ऑफ वेसल्स था, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें एक्स से जेड, एक्स से जेड और हमारे पास वाई से जेड, दो चीज हो रही है। वाई से जेड क्या है बेटा, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, और एक्स से जेड क्या है हमारे पास, एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब एपरेंट और रियल क्या वो समझना। देखो हम तो क्या है कि जैसे अपन बात कर रहे हैं, क्या हमें थोड़ी पता था कि वो वेसल में कितना अंदर गया कितना ऊपर गया। हम तो ऐसे मार्क करके गए थे कि भाई लिक्विड अभी एक्स पर है, मैंने उसको हीट दिया, कुछ 5-10 मिनट बाद आकर देखा तो वो जेड पर था। यही हुआ ना मेरे साथ। तो अब उसके बीच में क्या हुआ था, लिक्विड अंदर भी गया था फिर वापस ऊपर आया था, बट मेरे को उसके बारे में पता नहीं। मुझे तो क्या दिख रहा है, मुझे तो ऐसा दिख रहा था कि लिक्विड एक्स पे था और अब कहां पहुंच गया, जेड पर। तो ये मुझे जो दिख रहा है ये एपरेंट एक्सपेंशन है, ठीक है, ये सही एक्सपेंशन नहीं है। रियल एक्सपेंशन लिक्विड का कहां से हुआ था, वाई से लेकर जेड तक, क्योंकि वेसल के एक्सपेंशन के कारण एक बार लिक्विड नीचे उतरा था और फिर तेजी से एक्सपेंशन करके कहां आया था, ऊपर की तरफ आया था। कंप्लीट ये बात। तो यहां से हमारे पास ये बन गया रियल एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या मैं डायग्राम में ऐसा लिख सकता हूं कि yz जो है वो xz और xy का सम है, तो yz बराबर xy प्लस xz,
क्या yz को हम बोलेंगे बेटा रियल एक्सपेंशन, देखो डायग्राम के अंदर, क्या xy को हम बोलेंगे वेसल एक्सपेंशन, और xz को हम क्या बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन। तो हम यहां से इस एक्सपेंशन को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, गामा के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। गामा क्या होता है बेटा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो कि किसके लिए यूज होता है, वॉल्यूम के लिए। तो गामा रियल इज इक्वल्स टू गामा वेसल प्लस गामा एपरेंट। ठीक है भाई, जितना एक्सपेंशन होगा उतना ही कोएफिशिएंट भी तो होगा बेटा, क्योंकि बाकी सब चीज तो सेम है, वॉल्यूम सेम है हमारे पास और हमने टेम्परेचर भी सेम ही दिया है। अब देखो यहां से बेटा आपको निकालना पड़ेगा गामा एपरेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमारे गामा एपरेंट के लिए आते हैं। जो भी चीज हम ऑब्जर्व करते हो गामा एपरेंट के लिए करते हैं, हम रियल जो एक्सपेंशन होते हैं उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो गामा एपरेंट यहां से निकालोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, गामा रियल माइनस गामा वेसल। अच्छा वेसल किससे मिलकर बना होता है बेटा, सॉलिड का होता है। और क्या सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि गामा किसके इक्वल हो जाता है, 3 अल्फा। याद करो बीटा होता है 2 अल्फा के और गामा होता है 3 अल्फा के। तो गामा लिक्विड माइनस 3 अल्फा वेसल हो गया। क्लियर बेटा। अच्छा अब देखो यहां से अगर मैं डेल्टा वी अपरेंट निकालता हूं, क्या डेल्टा वी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी गामा डेल टी। तो वी डेल्टा टी और साथ में क्या गया बेटा, गामा एपरेंट। तो गामा एपरेंट का फॉर्मूला यहां रख दिया इनटू वी डेल्टा टी। आपका जो भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपका इस वाले फॉर्मूले पे बनने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बस ये याद रखना है, किसी वेसल के अंदर जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है दैट इज एपरेंट एक्सपेंशन, मतलब एक्स से लेकर जेड पर जाने वाला एक्सपेंशन जो होता है वो इतना मिलेगा हमें। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे अपेरेंट है, हम रियल नहीं निकालते, हमें नहीं पता कि रियल कितना अंदर गया या कितना ऊपर गया। और वैसे भी आप जानते हो जो ये रियल एक्सपेंशन होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, अपने पास जो वेसल का एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो जो रियल एक्सपेंशन है और जो हमारा एपरेंट एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट न्यूमेरिकली हम उस फॉर्मूले को इस तरीके से बनाते हैं। अब कुछ केसेस बनेंगे बेटा, मान लो कि मैं ऐसा मान लेता हूं मेरा गामा लिक्विड जो है 3 अल्फा वेसल से ज्यादा है, और मोस्टली यही केस होता है। ठीक है ना, हमेशा हमारे पास जो केस होता है मोस्टली आपको यही केस मिलेगा, बहुत ही रेयर केस में बाकी कोई 2 केस मिलते हैं। तो आपका अगर ये इससे बड़ा है तो देखो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा वी अपरेंट पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा वी का पॉजिटिव आना मतलब हमारा लिक्विड का लेवल क्या होगा, राइज होगा, जो कि मोस्टली हर चीज के अंदर होता है। आप देखते हैं दूध गर्म करते हैं तब भी यही चीज हमारे पास होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम गामा लिक्विड को 3 अल्फा वी से छोटा ले लें, मान लेते हैं चलो कि ये छोटा हो गया इससे, तो ऐसी कंडीशन में बेटा देखो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने का मतलब आपका लेवल क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। और अगर आप इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं, तो अगर इन दोनों को इक्वल मानेंगे तो बेटा सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाने के कारण हमारा लेवल सेम रहेगा। तो आपका न्यूमेरिकल इसमें आएगा, और ये कंडीशंस भी आपको याद रखनी है। क्लियर। चल तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर वो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल लेना जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, ए लिक्विड ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब इज हीटेड इन ए वेसल फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो। हम ऐसा कह रहे बेटा हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब का, साथ में हमने ये भी कहा है कि हमारा जो लिक्विड है वो वेसल के अंदर कंप्लीटली फिल्ड है। क्लियर। अब हम उसको 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं। हम जानते हैं जब हम उसको गर्म करेंगे बेटा तो लिक्विड एक्सपांड करेगा, और जब लिक्विड एक्सपांड करेगा तो यहाँ क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पहले से कंटेनर पूरा भरा हुआ है तो लिक्विड क्या कर जाएगा, बाहर ओवरफ्लो कर जाएगा। तो हमें ये बताना है कि लिक्विड कितना ओवरफ्लो करेगा। क्लियर। आपको फॉर्मूला पता ही है डेल्टा वी का, गामा एल माइनस 3 अल्फा इंटू वी डेल्टा टी। आपको वैल्यू सारी दे रखी है, वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, कुछ खास बात इसके अंदर नहीं है। अगला पॉइंट बेटा जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज एक्सपांशन एंड डेंसिटी। ठीक है, अब हमने क्या करा है बेटा, अलग अलग तरह के एक्सपांशन पढ़ लिए, जैसे लेंथ में एक्सपांशन, एरिया में एक्सपांशन, वॉल्यूम के में एक्सपांशन। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि अगर हम किसी चीज को हीट करें तो डेंसिटी पे क्या फर्क यहाँ पर पड़ेगा। अब एक बात समझिए बेटा, क्या डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैं किसी चीज को हीट कर रहा हूं तो मेरा मास क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज नहीं होता है। बट जब आप किसी बॉडी को हीट करते हो तो आपको पता है कि वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन आता है, और जो वो नया वॉल्यूम आपको मिलता है वो क्या मिलेगा, पुराना वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल टी। अब यहाँ पे आप समझिए, अगर बेटा मुझे न्यू डेंसिटी निकालनी है तो क्या आ जाएगा, मास अपॉन न्यू वॉल्यूम। अच्छा, मास अपॉन न्यू वॉल्यूम की बात करें अपन तो न्यू वॉल्यूम हमारा कितना है, v इंटू 1 प्लस गामा डेल टी। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी रो बन गया। तो यहां से आ गया रो न्यू इक्वल्स टू रो अपॉन दिस वन, इसको ऊपर लोगे पावर तो क्या हो जाएगी बेटा -1, और हम जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कहता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx। तो ये आ जाएगा रो इंटू 1 माइनस गामा डेल टी। तो यहां से आप एक बात समझिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल वॉल्यूम जैसा ही है, v इंटू 1 प्लस गामा डेल टी, बट वॉल्यूम में प्लस आता था और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस, और माइनस आना भी चाहिए बेटा। क्यों,
क्योंकि आप देख पा रहे हो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, बट वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, और डेंसिटी को घटाने के लिए यहाँ क्या आएगा, माइनस। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बट डेंसिटी डिक्रीज होगी और मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर कभी आपका कोई क्वेश्चन डेंसिटी पर आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर? चलिए बेटा आप एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं टॉपिक की तरह ही हम इसको ले रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि स्केल की रीडिंग ज्यादा आएगी या कम आएगी। एक सिंपल सा तरीका है, फाइनल में आप उसके रिजल्ट को याद भी रख लेना। इसको समझते हैं कि हम कभी भी किसी स्केल को हायर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो रीडिंग के अंदर क्या फर्क आता है। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई स्केल है जो कि करेक्ट रीडिंग देता है टी टेम्परेचर पर, मान लीजिए टी टेम्परेचर पर करेक्ट रीडिंग ये देता है। अब मैं इसको क्या करता हूं, गर्म करता हूं। किसको बेटा, मैं ऑब्जेक्ट को गर्म नहीं कर रहा हूं। यहां ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को हम गर्म नहीं कर रहे हैं, हम हीट किसको दे रहे हैं, स्केल को हीट दे रहे हैं। अब मान लीजिए बेटा मैं स्केल को हीट देता हूं और ये कुछ हाइयर टेम्परेचर टीएच पर आ जाता है जिसकी वैल्यू टी से क्या है, ज्यादा है। तो अगर अपन इसको किसी हाइयर टेम्परेचर पर ले गए तो बेटा स्केल एक्सपांड करेगा, और अगर स्केल एक्सपांड करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले। तो ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ये मेरा ब्लू कलर के अंदर मेरा स्केल है। स्केल के ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख पा रहे हैं। तो अभी ये मान लीजिए स्केल कौन से टेम्परेचर पर है, टी टेम्परेचर पे है। तो टी टेम्परेचर पे अभी ये करेक्ट रीडिंग हमें यहाँ पर देगा। तो करेक्ट रीडिंग की अगर आप बात करोगे तो देखो अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कितनी रीडिंग दे रहा होगा, 5 यूनिट्स हमारे पास अभी आपको मिल रहे हैं। क्लियर? अब जब मैं बेटा इस स्केल को हीट करता हूं, ऑब्जेक्ट को हीट नहीं कर रहा हूं, केवल किसको हीट कर रहा हूं, स्केल को। क्या बेटा स्केल को हीट करूंगा तो एक्सपांड हो जाएगा, मतलब पहले जो 1 और 2 के बीच का गैप था अब वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये इस तरह का स्केल बन गया। अब ध्यान से देखो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 सभी जो इंडिविजुअल डिविजन है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है। तो अब पहले जहां 5 आ रहा था वहां पे केवल क्या आने लग गया, 4 ही आने लग गया। इसका मतलब अब हमारी रीडिंग कितनी हो गई, 4 यूनिट। तो आप चेक करो कि जो करेक्ट वैल्यू से ये रीडिंग कम है या ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये रीडिंग क्या है, कम है। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर आप किसी स्केल को हाइयर टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो वो ट्रू वैल्यू से कम रीडिंग देगा। क्लियर? मतलब जो भी रीडिंग आपको मिल रही है वो ट्रू वैल्यू से क्या है, कम है। और अगर क्वेश्चन आपको ट्रू वैल्यू पूछ रहा है तो उस रीडिंग से हमेशा वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए एक स्केल है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेक्ट रीडिंग देता है, मान लीजिए। अब मान लीजिए मैं उसको क्या करता हूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लेता हूं, किसको, स्केल को। तो इस कंडीशन में अभी वो अपनी रीडिंग दिखा रहा है 50। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो बेटा ट्रू वैल्यू हमारी 50 से ज्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो स्केल के द्वारा मेजर की गई रीडिंग जो होती है वो एक्चुअल रीडिंग से कम होती है। अगर स्केल अभी 50 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो जो करेक्ट रीडिंग है वो 50 सेंटीमीटर से ऊपर होगी। तो ऑप्शंस के अंदर जो भी आपको 50 से ऊपर मिलेगा वो आपका आंसर होगा। अब बात यह है कि एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते, हम बेटा केवल ये निकाल सकते हैं कि रीडिंग ज्यादा होगी या कम। इसी तरह से बेटा अगर हम उसको ठंडा करते हैं, स्केल को अगर हम ठंडा करें, उसको लोअर टेम्परेचर पर ले जाए तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस कंडीशन में हर डिवीजन के बीच का गैप क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो अब जो हमारे को स्केल की रीडिंग मिलेगी वो जो ट्रू वैल्यू है उससे क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। कंप्लीट? तो बेटा ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का पोर्शन होता है। अब ये सब चीज में आपने पढ़ा कि एक्सपेंशन होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बेटा, रबर वगैरह, जिनके अंदर क्या होता है कि उनको अपन गर्म करते हैं तो उनके अंदर एक्सपेंशन के बजाय कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये सब इसलिए होता है, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण होता है। उसके अंदर जो वाइब्रेशंस जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होते हैं, उसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल पर ओवरकम आ जाते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, आपको बस केवल याद रखना है कि रबर वगैरह जो सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस, इसके एक्सपेक्टेशंस है, इनके अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो भी जब इनको गर्म करा जाता है तो इनके अंदर एक्सपेंशन के बजाय कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर? तो बेटा हमारा पहला पोर्शन खत्म हो चुका है, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन पे, दैट इज हीट। ठीक है, हीट एंड कैलोरीमेट्री के ऊपर अपन यहाँ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हीट की। तो अपन ने पहले भी अभी अपन ने पढ़ा था कि हीट एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी एक हॉट बॉडी मतलब हायर टेम्परेचर बॉडी और एक कोल्ड बॉडी मतलब लोअर टेम्परेचर बॉडी को थर्मल कॉन्टेक्ट में रखते हैं, मतलब कोई उनके बीच में इंसुलेटर नहीं है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि कुछ देर बाद क्या होता है, जो हॉट टेम्परेचर बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और जो कोल्ड बॉडी टेम्परेचर होती है उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब यहां से एक बात पता चलती है कि कुछ ऐसी एक एनर्जी थी जो कि हॉट बॉडी में से किस तरफ फ्लो कर गई, लो टेम्परेचर बॉडी के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर हम ऐसा कहते हैं कि ये जो अपने पास एनर्जी का फ्लो हुआ है, ये एनर्जी का फ्लो क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। तो हीट एक्चुअली क्या है, ये एक तरह से एक एनर्जी का फ्लो है।
तो हम यहाँ ऐसे कहेंगे व्हेन ए हॉट बॉडी एंड ए कोल्ड बॉडी आर प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी स्टार्ट इंक्रीजिंग. दिस अकर्स ड्यू टू सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट. क्लियर? अच्छा, अब अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये आता है बेटा कि हीट केवल तभी डिफाइन की जाएगी जब क्या होगा, एनर्जी का फ्लो होगा. ऐसे नहीं कहते हैं हम कभी कि जैसे कोई टेम्परेचर हायर टेम्परेचर बॉडी है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस हायर टेम्परेचर या हॉट बॉडी के पास ज्यादा हीट है, हम ऐसा नहीं कहते. हम ऐसा कहते हैं कि उस बॉडी के पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी है. क्लियर? और जब आप एक कोल्ड बॉडी को उसके पास लाते हैं उसके पास क्या है कि कम इंटरनल एनर्जी है. तो हम जानते हैं कि एनर्जी का फ्लो होगा यहाँ पर किधर से, हायर एनर्जी से हमारे पास किधर, लोअर एनर्जी की तरफ. तो जब ये एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा तो उस एनर्जी के फ्लो को हम क्या बोलते हैं बेटा, हीट बोलते हैं. अदरवाइज स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास हीट नहीं कहलाती. तो हम ऐसा कहेंगे हीट इज डिफाइंड ओनली व्हेन इट फ्लोज, इट इज नॉट स्टोर्ड एनर्जी. ए हायर टेम्परेचर बॉडी है हायर इंटरनल एनर्जी नॉट हीट. तो किसी हायर टेम्परेचर बॉडी के पास हायर इंटरनल एनर्जी की जाती है, उसके पास हाई हीट हम नहीं बोलते हैं. क्लियर? हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी. ऑब्वियसली बात है, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमेशा हीट कहां से फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर बॉडी से कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ. अगर मान लीजिए दोनों के बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम बन गया तो उस कंडीशन में कोई हीट फ्लो हमारे पास नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है. और जब टेम्परेचर सेम हो गया है तो किसी भी फ्लो तरह का हीट फ्लो नहीं होगा. क्लियर? देयर इज नो हीट फ्लो ऑफ एट द थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम पे कोई हीट फ्लो नहीं होगा. आगे बढ़ते बेटा, ये जो हीट है हमारे पास, इसकी जो हम स्टडी करते हैं या इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस हम करते हैं उस कैलकुलेशंस को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री. और इसके लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर कुछ खास चीज नहीं होती है, एक सिंपल सा वेसल होता है. ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल होता है, उसके अंदर जो भी लिक्विड या सब्सटेंस जिसके बारे में आप स्टडी करने वाले हैं उसको रखा जाता है. और उसके अंदर एक स्टीरर होता है, उससे अपन उसको मूव करते हैं. और साथ में एक थर्मोमीटर लगा होता है जो उसके टेम्परेचर को मेजर करता है. उसके बारे में हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर डिटेल स्टडी हम उसकी नहीं करने वाले, बस हमें केवल नाम याद रखना है कि कैलोरीमीटर के यूज से हम हीट का कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं. चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि हीट जो है वो क्या है, एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है. ठीक है, काफी तरह की एनर्जीज होती है, आप सब जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी. उसी तरह से एक एनर्जी होती है हमारे पास, हीट एनर्जी. क्लियर? अब क्योंकि हीट भी एनर्जी है तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या हो सकता है बेटा, जूल हो सकता है. बट इसके साथ इसकी एक यूनिट और होती है जो कि कहलाती है कैलोरी. कैलोरी केवल किसके लिए डिपेंड होती है बेटा, हीट के लिए. ऐसा नहीं कि आप किसी और एनर्जी के लिए भी अपन हीट इसको कैलोरी का यूज करें. कैलोरी केवल हमारे पास हीट एनर्जी के लिए ही डिपेंड होती है. एक्चुअली हुआ क्या था बेटा कि सबसे पहले हमारे पास जो हम कैलोरी की हम बात कर रहे थे, तो कैलोरी हुआ आया क्यों वो मैं बताता हूं. सबसे पहले जब हीट के बारे में पढ़ा गया था तो ऐसा माना गया था कि हीट एक अलग क्वांटिटी है, तो उन्होंने उससे अलग क्वांटिटी की एक यूनिट बना दी जिसको हमने क्या बोला, कैलोरी. अब कैलोरी क्या होता है, तो कैलोरी की बेटा एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है. तो कैलोरी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन. मतलब एक ग्राम का अगर आपके पास वाटर है उसका टेम्परेचर मान लीजिए अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाने में आपको जो उसको हीट देनी पड़ेगी वो हीट हमारे पास क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है. तो आपको ये डेफिनेशन यहां पर याद रखनी है. तो अगर मैं बेटा 1 किलो कैलोरी ले लेता हूं तो आप जानते हैं 1 किलो के अंदर कितना हो जाता है, 1000 कैलोरी हो जाता है. तो ये कैलोरी की आपको डेफिनेशन यहां पर याद रखनी है. अब एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने जब हीट की अपने पास यूनिट बना ली थी कैलोरी, तब बाद में पता चला बेटा कि जो ये हीट है हमारे पास वो भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है. और हम जानते हैं एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है. तो उन्होंने फिर क्या कोशिश करी, जूल और कैलोरी के बीच में एक रिलेशन बनाने की. तो उसको रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने एक नया चीज यहां पर लाए, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. मतलब कि हीट को अगर अपन यहां पर जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैलोरी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा. तो ये क्या है, ये कुछ खास नहीं है बेटा, जस्ट ये कन्वर्जन फैक्टर है. इट इज जस्ट ए कन्वर्जन फैक्टर टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ हीट जूल इनटू कैलोरी. मतलब जो अपने पास हीट की यूनिट है कैलोरी, उसको किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर जूल में, या फिर जूल को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, हीट के अंदर या कैलोरी के अंदर, तो उसके लिए हम एक कन्वर्जन फैक्टर का यूज करते हैं. तो W बराबर J. ठीक है, W रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वर्क या फिर एनर्जी को, मतलब जूल को, और इक्वल टू JH. H रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को, और ये जो J है ये J कहलाता है बेटा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जो कि कन्वर्जन फैक्टर के लिए यहां पर यूज हो रहा है. इसका वैल्यू क्या होगा, तो J का वैल्यू होता है बेटा 4.18
4.8 जूल पर कैलोरी, जिसको कैलकुलेशंस के अंदर हम 4.2 जूल पर कैलोरी भी लिखते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जे की वैल्यू कितनी होती है, 4.2 होती है। अब मेन चीज क्या है, अगर मान लीजिए बेटा आपकी यूनिट कैलोरी में आ गई और क्वेश्चन अगर आपको आंसर जूल में पूछ रहा है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां पर भी तो ऐसे ही हो रहा है, हीट मतलब कैलोरी, कैलोरी में अगर जे का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, वर्क, वर्क मतलब जूल। क्लियर। और अगर आपको बेटा जूल आ गया और आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4.2। तो ये बात याद रखना, कैलोरी टू जूल 4.2 का मल्टीप्लाई और जूल टू कैलोरी 4.2 का डिवाइड करेंगे। क्लियर। बट आप अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ देर तक हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन चलेगी, फिर हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। तो अगली अपने पास जो डेफिनेशन आ रही है दैट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो समझिए। तो इसमें हम कैसा कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। अभी कैलोरी में क्या था बेटा, कैलोरी में हमने कहा था कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वो 1 कैलोरी कहलाती है। स्पेसिफिक हीट में हम क्या कहते हैं बेटा, कि किसी यूनिट मास सब्सटेंस को, अब जरूरी नहीं वाटर हो, हमें वाटर नहीं चाहिए, हमें कोई भी और सब्सटेंस हो सकता है, उस सब्सटेंस के यूनिट मास का, अगर आप सीजीएस में ले रहे हैं तो 1 ग्राम ले लीजिए, आप एमकेएस में ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम ले लीजिए, तो उस सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जो हीट देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है बेटा, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो आपको इसकी डेफिनेशन ऐसे याद रखनी है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए बेटा मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका टोटल मास कितना है, मान लीजिए m है, और मैं इसको क्या करता हूं, टोटल डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट इसको देता हूं। इससे क्या होता है, इसके अंदर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली बात है बेटा, किसी सब्सटेंस को अगर अपन हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पर समझिएगा बेटा, तो स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइंड होगी। क्या मैंने स्पेसिफिक हीट में आपको क्या बोला कि आपको यूनिट मास सब्सटेंस की बात करनी। क्या मेरे पास m सब्सटेंस है, अब सोचो अगर मेरे पास, मैं आपको से कहता हूं कि 10 एप्पल्स की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो 1 एप्पल की कितनी हुई, तो आप 10 रुपीज निकालेंगे। कैसे, आपने 100 को 10 से डिवाइड किया, तो वही काम यहां करना है, आपको टोटल हीट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, m से। क्यों, क्योंकि मुझे यूनिट मास के लिए चाहिए। अच्छा, साथ में क्या मेरा टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होना चाहिए, और यहां टेम्परेचर किससे चेंज हो रहा है, डेल्टा टी से। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का निकालने के लिए मैंने डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी, जो आपको सीधा याद रखना है। क्लियर। अगर इसके यूनिट की बात करें बेटा, तो डेल्टा क्यू क्या है, हीट है, तो हीट का अपने पास क्या हो सकता है, कैलोरी। अच्छा, मास का क्या हो सकता है, ग्राम, और डेल्टा टी का क्या हो सकता है, सेंटीग्रेड। क्लियर। हम जानते हैं 1 कैलोरी को क्या लिख सकते हैं, 4.2 जूल, अभी सीखा हमने, और ये यूनिट भी बना सकते हैं। अगर मैं बेटा इसके अंदर ऊपर नीचे किलो का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां क्या किलो कैलोरी हो जाएगा, और नीचे ग्राम के अंदर क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो सकता है। अच्छा, 1 किलो कैलोरी, अब सोचो 1 कैलोरी में अगर 4.2 है और 1 किलो कैलोरी कितना होते हैं, 1000 कैलोरी। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 4200 जूल। तो ये आपको इसे याद रखनी है कुछ यूनिट। अब बेटा मेन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो 3 चीजों में बनते हैं, वाटर, आइस एंड वेपर। तो आपको इन तीनों के लिए स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यूज है वो याद रखनी होती है। ये प्री डिटरमाइंड वैल्यूज है, ये हम पहले से ही हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज यहां पर निकाल रखी है। तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट होती है बेटा 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, आइस के लिए होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, और वेपर के लिए होती है 0.47 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, जिसको न्यूमेरिकल में हम 0.5 ही यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने अलग अलग इसके कन्वर्जन लिखे, वो बस केवल कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया है। आपको जो न्यूमेरिकल्स में याद रखनी है वो ये 3 वैल्यूज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। बाकी जो भी होगा हम यहाँ से कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैलोरी को 4.2 कर देंगे, किलो कैलोरी के लिए हम ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ कन्वर्जन किए हुए, आप देख सकते हैं। अगर आपको 1 कैलोरी को लिखना है तो आप 4.2 जूल लिख दीजिए, ऊपर नीचे आप किलो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किलो कैलोरी अपन किलोग्राम आ जाएगा, और उसको अपन 4200 जूल पर केजी भी लिख सकते हैं। मेनली आपकी कौन सी यूनिट यूज होगी, एक तो ये, और दूसरी हमारे पास ये यूनिट यूज होगी। अगर आपको ग्राम में क्वेश्चन करना है तो आप इससे कर लेंगे, आपको किलोग्राम में क्वेश्चन करना है तो आप इससे कर लेंगे। मैं अधिकतर आपको जो न्यूमेरिकल कराऊंगा वो इसी में कराऊंगा, ताकि आपको एक ही चीज यहाँ पर याद रखनी पड़े, ये वैल्यूज। तो तीनों वैल्यूज याद रखें, वाटर के लिए 1, आइस और वेपर के लिए 0.5 हम कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। क्लियर। चलिए, अब बात होती है बेटा कि स्पेसिफिक हीट डिसाइड क्या करती, बताती क्या है। तो स्पेसिफिक हीट ये बताती है बेटा कि कोई बॉडी कितना जल्दी गर्म होगी, क्या कितना जल्दी ठंडा हो जाएगी। तो ये डिसाइड कौन करता है, हमारा स्पेसिफिक हीट करता है। मान लीजिए किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कम है,
मान लीजिए किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कम है, इसका मतलब उसको अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको कम हीट की जरूरत पड़ेगी। समझे बात को? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट है मान लीजिए 10 और किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट है 20, मतलब उस दूसरी जो बॉडी है उसको 20 हीट चाहिए जब जाके वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएगी, जबकि पहले वाली बॉडी को क्या केवल 10 हीट चाहिए और वो अपने क्या करेगी, अपने जो टेम्परेचर उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देगी। तो स्पेसिफिक हीट क्या डिसाइड करती है, हाउ क्विकली ए बॉडी बिकमिंग हॉट और cold. Lower the specific heat, body will require less heat to increase the temperature by 1 degree centigrade. सिंपल सी बात है, अगर किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट कम है तो उसको कम हीट की जरूरत पड़ेगी अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने से। सो मोर क्विकली बॉडी बिकम हॉट और कोल्ड। अब एक बात समझना, मान लीजिए किसी बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट है कम है, आप उसको कुछ हीट दे रहे लगातार, तो वो अपने टेम्परेचर को बेटा जल्दी जल्दी बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, मान लीजिए आपने उसको क्या करा, 100 कैलोरी की हीट दी और उसकी स्पेसिफिक हीट 10 कैलोरी थी, तो क्या होगा बेटा कि वो 10 कैलोरी के कारण क्या होगा, अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा लेगी। बट एक बॉडी जिसका स्पेसिफिक हीट 50 है और अगर आपने उसको 100 कैलोरी हीट दी तो अपने टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ा पाई। इसका मतलब ये हुआ जितनी कम स्पेसिफिक हीट होती है उतना जल्दी बॉडी क्या होता है, हमारे पास गर्म होता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर? अच्छा, अब एक बात करते हैं बेटा, एक नोट आता है हमारे पास कि ये जो ऊपर वाला रीजन मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्पेसिफिक हीट कम है तो उसको कम हीट की जरूरत पड़ेगी जल्दी गर्म होने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी गर्म होगी, मतलब ज्यादा अमाउंट, जितना अमाउंट ऑफ हीट है उसके अंदर वो अपने टेम्परेचर को ज्यादा चेंज कर लेगी। तो इसी कारण क्या होता है बेटा, अपने जो घर के अंदर यूटेंसिल्स होते हैं, हमारे पास जो घर में बर्तन होते हैं, वो हम क्या चाहते हैं, कुकर कढ़ाई वगैरह जो भी होता है, हम क्या चाहते हैं कि बेटा वो जल्दी से गर्म हो जाए। तो जल्दी से गर्म हो जाने के लिए उनका स्पेसिफिक हीट मटेरियल क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। इसी कारण जो यूटेंसिल्स होते हैं, उनका जो यूटेंसिल्स के जो मटेरियल होते हैं वो लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल से बनाते हैं। बट जो हैंडल होता है उसका, कुकर का हैंडल या फिर फ्राई पैन का हैंडल या तवे का हैंडल, हम क्या चाहते हैं कि वो गर्म ना हो, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है बेटा, हाई स्पेसिफिक मटेरियल से बनाया जाता है, ताकि क्या हो कि वो देरी से गर्म हो। कंप्लीट? तो ये पॉइंट आपको याद रखना जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। साथ में अब एक न्यूमेरिकल के लिए मैं आप एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, अभी तक की जो थी वो थ्योरेटिकल के लिए चीजें थी, न्यूमेरिकल के लिए अगर आपको बेटा किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करना है तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो उसको हीट देनी पड़ेगी MS डेल्टा T। ये बेटा मैंने यहां से निकाला। अगर आपको 1 ग्राम को अगर अपने पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चेंज करना होता है तो इतनी हीट देते हैं, बट यहां तो हमें क्या करना है, पूरे M सब्सटेंस का करना है और जितना टेम्परेचर चेंज करना चाहो उतना करना है। तो यहां से डेल्टा Q निकालोगे तो कितना आएगा, MS डेल्टा T आएगा। ये न्यूमेरिकल के लिए आपके काफी। तो अभी हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा, तो स्पेसिफिक हीट में हमने अभी ये सीखा था कि किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अपने को अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको जितनी हीट देनी पड़ती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर नई डेफिनेशन की, जो कि है थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि अब हमारे को यूनिट मास नहीं चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि आपको पूरे मास को, अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी बेटा, थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। तो सिंपल सी बात यहां पर ये हो गई है कि अगर 1 ग्राम या यूनिट मास होता है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए हमें S अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। अब अगर मेरे पास टोटल मास M है तो मैं क्या करता हूं, अगर इस M को इस S से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, थर्मल कैपेसिटी मिल जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास थर्मल कैपेसिटी का डेफिनेशन बनेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए होल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। तो थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा बेटा M इंटू S, क्योंकि हम जानते हैं अगर यूनिट मास है तो आपको S देना पड़ेगा, बट यहाँ यूनिट मास नहीं, सारा मास लेना है, तो उसको हमने M से मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट इसकी आएगी कैलोरी पर सेंटीग्रेड। क्लियर? अगला डेफिनेशन आता है बेटा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, काफी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये चीज यूज होगी। तो न्यूमेरिकल टर्म है, डेफिनेशन वाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगी। अब एक बात समझो बेटा, हम जानते हैं कि वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो वाटर के लिए अगर मैं हीट कैपेसिटी कभी लिखता हूं तो वो उसके मास के इक्वल ही होगी। समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि देखो हीट कैपेसिटी होती है M इंटू S, बट वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए S कितना होता है, 1। अभी सिखाया था आपको। इसका मतलब हमारे पास वाटर के लिए जो मास है वही किसके इक्वल हो गया, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी के इक्वल। तो हम ऐसा कहते हैं, मास ऑफ वाटर हैविंग द सेम हीट कैपेसिटी एज एनी अदर बॉडी इज नॉन एज द वाटर इक्विवेलेंट। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, कोई सी भी बॉडी हो सकती है, ठीक है ना, अगर उसकी हीट कैपेसिटी मान लीजिए वाटर की हीट कैपेसिटी के बराबर है,
ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी क्या है, आपस में इक्वल है। तो थर्मल कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होगी, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और बॉडी के लिए क्या आएगा, मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। बट वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है बेटा, 1। तो यहां पर वाटर का जो मास है वो किसके इक्वल हो गया, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इक्वल्स टू एमएस के इक्वल। और यही चीज क्या कहलाती है, वाटर इक्विवेलेंट। यूज क्या है इसका बेटा, क्या होता है, जैसे आपको आइस, वाटर, वेपर इनके लिए तो याद है, बट किसी और चीज के लिए अगर उनको कभी कुछ अपने को हीट कैपेसिटी बतानी होगी तो वो हीट कैपेसिटी न बताकर क्या बता देंगे, वाटर इक्विवेलेंट बता देंगे। क्लियर। तो यहां से एक डेफिनेशन और बनती है, वाटर इक्विवेलेंट इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ हीट एज दैट बॉडी टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। मतलब ये उस वाटर का मास है जिस मास में अगर अपन उस बॉडी, एक बॉडी है और इधर वो वाटर का मास है, दोनों को हीट दें तो दोनों का सेम टेम्परेचर राइज करे, तो वो जो मास है हमारे पास क्या कहलाएगा, वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्लियर। तो आपको बस क्या करना है, जैसे मान लीजिए उनको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई और बॉडी, जैसे स्टोन हो गया, बुलेट हो गई, या फिर अगर हम बात करें कैलोरीमीटर ही हो गया, तो या कोई वेसल हो गया, तो इनका अगर उनको स्पेसिफिक हीट देना होगा तो कह देंगे इनका वाटर इक्विवेलेंट इतना है, मतलब आपको m इंटू एस की वैल्यू पूरी मिल जाएगी। ये चीज आपको न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगी। अभी केवल ये याद रखो, वाटर इक्विवेलेंट मतलब ये मास है वाटर का, और इस मास, जो वाटर का मास है, इसको जितनी हीट हम दें और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करें, उतनी हीट में अगर हम बात करें किसी और बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज 1 होना चाहिए, तो वो मास हमारे पास उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है लेटेंट हिडन हीट। जैसे होती है कि स्पेसिफिक हीट और दूसरी होती है लेटेंट हीट। अब एक बात आप समझिए बेटा, अपन किसी भी बॉडी को अगर अपन हीट करते हैं, मतलब उसको अपन क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। बट क्या हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर टेम्परेचर न बढ़ने के बजाय वो बॉडी क्या करती है, अपने फेस को चेंज कर लेती है। जैसे आपको पता होगा, आइस को जब गर्म करते हैं तो आइस गर्म होने पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। इसी तरह से वाटर को गर्म करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में। तो कुछ पोजीशन या फिर कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहां बॉडी अपने टेम्परेचर को चेंज करने के बजाय अपने फेस को चेंज कर लेती है। तो जब वो अपने फेस को चेंज करती है तब क्या डिफाइंड होता है बेटा, वहां पर लेटेंट या हिडन हीट। और जब बॉडी अपने टेम्परेचर को चेंज करती है तब क्या डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक हीट। तो दोनों ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। स्पेसिफिक हीट तब यूज की जाती है जब बॉडी अपने टेम्परेचर को चेंज करे, और लेटेंट हीट तब यूज की जाती है जब बॉडी अपने फेस को चेंज करे। फेस को चेंज करना समझ में आता है सभी को, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, या आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, या वाटर का वेपर में और वेपर का वाटर में कन्वर्ट करना होना क्या कहलाता है, फेज चेंज। ठीक है। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है। मतलब बात समझिएगा कि आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किसी बॉडी के अगर फेज चेंज करना है, उसके 1 यूनिट सब्सटेंस का जितना आपको हीट देना पड़ेगा वो उसका लेटेंट हीट कहलाएगा। मान लीजिए आपके पास m मास का सब्सटेंस है, आपने उसको डेल्टा क्यू अमाउंट हीट दी, तो उसने अपना क्या कर लिया, फेज चेंज कर लिया। तो अब लेटेंट हीट क्या होगी, क्योंकि लेटेंट हीट डिफाइंड होती है 1 यूनिट मास के लिए, तो इसके लिए हम इसे कहेंगे L बराबर डेल्टा क्यू बाई एम। डेल्टा क्यू आपने टोटल एनर्जी दी, और m हमारे पास क्या बन गया बेटा, यहाँ पर टोटल मास। तो हमें तो एक मास यूनिट का निकालना, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। यूनिट हो जाएगी इसकी कैलोरी पर ग्राम। ध्यान रहे बेटा, जब लेटेंट हीट की बात होती है तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात अपन आगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे तब भी वहां पर एक्सप्लेन करूंगा मैं। आगे देखिए यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट दो तरह की होती है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, दोनों के लिए यूज होती है। ध्यान रखिए, सॉलिड टू लिक्विड में भी यही यूज किया जाएगा और लिक्विड टू सॉलिड में भी यही यूज किया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं ये वो हीट है जो हम यूनिट मास के सॉलिड को दें जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या यूनिट मास के लिक्विड को दें जिससे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। आपको फिर एक डेटा याद रखना है, और वो डेटा है यहाँ पर वाटर और आइस के लिए। हमारे पास मेनली क्वेश्चन किसका बनता है, वाटर और आइस का। तो वाटर और आइस के लिए लेटेंट हीट होती है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर। इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा बेटा, नाम से समझ में आ रहा है, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर में, या फिर वेपर किस में कन्वर्ट हो रही होगी, लिक्विड में। तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर और वेपर जो होती है वो आती है अपने पास 540 कैलोरी पर ग्राम। ये दोनों डेटा आपको याद रखने, जैसे आपने स्पेसिफिक हीट के लिए याद रखे, इसके लिए भी याद रखने पड़ेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स में आप कर पाओ। क्लियर। अच्छा बेटा, लेटेंट हीट जो होती है वो हिडन हीट होती है। अब क्या होता है, होता क्या एक्चुअली,
जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई अपन ने हीट दी तो टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ। एक्चुअली क्या होता है बेटा, टेम्परेचर चेंज इसलिए नहीं होता, जो ये हीट आप देते हो बॉडी क्या करती है, अपने बोन्स को ब्रेक करने में लगा देती है। क्योंकि आप एक बात समझिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है, जब आप उसको हीट दे रहे हो तो वो क्या करेगा, उस सॉलिड जो आइस होता है हमारे पास, वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेता है। इंटरनल एनर्जी जब उसकी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो उनका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाता है, उनके बोन्स टूट जाते हैं, और वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। इस कारण अपन इसको क्या बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो हीट गई का। तो वो हीट एक्चुअली क्या होती है, उसके बॉन्ड को तोड़ने में और मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने में यूज की जाती है। इसी कारण हम ऐसा कहते हैं, जब हमारा जो लिक्विड सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे ही क्या होता है बेटा, जब हमारे पास लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। इसका मतलब उसने एब्जॉर्ब करा, मतलब अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया। ऐसे ही क्या होता है, लिक्विड भी अपनी हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वो अपनी जो वेपर होती है उसकी अपने पास इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इसी कारण आपने एक चीज सुनी होगी कि जो हमारे पास वाटर वेपर होती है ना, उससे ज्यादा बर्न्ट होते हैं अपन, बजाय किसके, वाटर के। समझ में एक बात, अगर एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग वाटर है और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाटर वेपर है, तो आपको ज्यादा जलन जो है वो वाटर वेपर से होगी। क्योंकि वाटर वेपर से क्यों हुई बेटा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बॉइलिंग वाटर भी 100 का है और वाटर वेपर भी 100 की है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर 100 से तुम्हें सेम जलना चाहिए। नहीं बेटा, सेम इसलिए नहीं जलोगे क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर है उसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया, तब जाकर वो क्या बना, वाटर वेपर। इसी कारण वाटर वेपर के पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, इस कारण वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जो हीट इंजन होते हैं उसमें वाटर वेपर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर वेपर्स का यूज करने से वाटर वेपर में इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है। इसी कारण जो शुरुआत में रेलवे ट्रैक्स वगैरह बने थे या फिर रेलवे इंजन बने थे, तो उन रेलवे इंजन के अंदर आपने सुना होगा कि वेपर जो इंजन था उसका यूज किया गया था, क्योंकि वाटर वेपर में बॉइलिंग वाटर से ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि न्यूमेरिकल्स करने के लिए जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हम डेल्टा क्यू बराबर एमएस डेल्टा टी लगाते हैं, वैसे ही जब फेज चेंज करना होगा तो बेटा हम डेल्टा क्यू बराबर एमएल लगाएंगे। वो मैंने यहां से निकाला है। ये दोनों चीज हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। तो ये सब तो बात हुई बेटा थ्योरी की, सब चीज आप याद रखें। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आप याद रखें, और टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट लगेगा बेटा, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। फेज चेंज करने के लिए डेल्टा क्यू बराबर एम एल। अब इन दोनों फॉर्मूले में मैं आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। साथ में आपको वाटर, आइस और वेपर के लिए स्पेसिफिक हीट याद रखनी है, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कितनी वैल्यूज होती है वो याद। क्लियर? अब हम आगे न्यूमेरिकल्स पर बढ़ेंगे। चलिए बेटा, तो अब अपन न्यूमेरिकल्स की तरफ चल रहे हैं। जो आपके फॉर्मूले थे आप उनको याद रखते हो, न्यूमेरिकल करें। बड़े इजी न्यूमेरिकल है, कुछ खास बात नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.05 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको क्या समझाया था बेटा कि जब भी आपको टेम्परेचर चेंज करना हो तो आप डेल्टा क्यू का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एमएस डेल्टा टी फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या मास क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है बेटा, 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी दी है, 0.05, और डेल्टा टी कितना है हमारा बेटा, 20। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ग्राम को कन्वर्ट करना है, नहीं करना है बेटा। आप स्पेसिफिक हीट को देखो, क्या ये खुद भी तो कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड में ना, तो आपको टेम्परेचर, आपको मास को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 10 इंटू 0.005 इंटू 20 हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर ले, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना बन जाएगा हमारे पास बेटा। यहां से देखो ये है 10, ठीक है ना, तो 0.5 और इधर से भी 10 आया तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा, 10 कैलोरी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गई बात कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया? कुछ खास बात इसके अंदर नहीं थी। चलिए, अब ये तो आंसर आया कैलोरी में। अगर आपका क्वेश्चन आपको जूल में आंसर पूछ रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, 10 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4.2 जूल से। तो आपका आंसर 42 जूल भी हो सकता है। तो ऑप्शन में दोनों दिए हो सकते हैं, ये भी दिया हो सकता है और ये भी दिया हो सकता है। आप क्वेश्चन को सोल्व करके पहले कैलोरी में करेंगे और कैलोरी को भी 4.2 से मल्टीप्लाई करके 42 जूल बना लेंगे। डायरेक्ट इसको करने बैठ गए ना बेटा तो फिर तो तुम अटक गए।
ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आंसर तुमने देखा ऑप्शन में जूल है और तुम यहीं से अगर उसकी गड़बड़ करने लग गए ना तो तुम्हारा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और -1 मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले कैलोरी में करो, लास्ट में 4.2 का मल्टीप्लाई करके जूल बना लो। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड बाय आइस एंड वाटर टू चेंज देयर टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चेंज करना है, मास कितना है 100 ग्राम। तो पहले समझना बेटा, अगर मैं डेल्टा क्यू निकालू किसके लिए, आइस के लिए, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बेटा, टेम्परेचर चेंज करना है तो एमएस डेल्टा टी लगाऊंगा। अब ध्यान से देखो, मास कितना दिया है हमें 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट, आइस की स्पेसिफिक हीट हमें याद रखनी होती है और वो होती है हमारे पास 0.5, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं जब पढ़ाया था, इनटू डेल्टा टी। क्या टेम्परेचर हमें चेंज करना है बेटा 10 से, तो देखो ये कितना आ गया हमारे पास 500 कैलोरी हमारा आंसर बन जाएगा। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 500 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम बेटा, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जब आप इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा, देखिए यहां से 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 0 और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 21 इंटू 100, दैट विल बी 2100 जूल। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गई है बात आपको? यहां तक कुछ खास बात इसके अंदर थी नहीं, ठीक है, केवल आपको क्या करना था, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना था। चलिए अब सेम वे में आप बेटा किसके लिए निकाल लेंगे, डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए। तो क्या फिर से टेम्परेचर चेंज है तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एमएस डेल्टा टी। हमें क्वेश्चन ने मास इसके लिए भी 100 लेने का है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है वाटर की 1, और टेम्परेचर चेंज 10 हो रहा है, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1000 कैलोरी, जिसको क्या लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी। और अगर 1 किलो कैलोरी को कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4200 जूल। तो ऐसे आपको आंसर निकालना है। कंप्लीट बात बेटा, कुछ खास चीज नहीं थी, बस इसे सिंपली आप क्वेश्चन को सोल्व करें, आपको आंसर आपके मिलते जाएंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर क्वेश्चन आपका सोल्व कर रहा हूं आइस और वाटर वाला, ठीक है। अगर मैं आइस और वाटर वाला क्वेश्चन सोल्व करता हूं तो देखिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा क्यू बराबर, क्या बेटा इस बार टेम्परेचर चेंज करना है या फेज चेंज करना है, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में साफ लिखा है आइस को वाटर में बनाना है तो आपको क्या चेंज करना है, फेज चेंज करना है। और फेज चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, ml लगेगा। मास क्वेश्चन के अंदर कितना दिया, देखो आइस वाटर वाले के लिए मास दिया है आपको कितना 50, और लेटेंट हीट, क्या आप जानते हैं कि वाटर और आइस वाली लेटेंट हीट जो होती है वो कितनी होती है बेटा 80 होती है। तो आपका जो आंसर है यहां से 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40, मतलब 4000 कैलोरी। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, अगर आप अपना दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको वाटर को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, वेपर के अंदर, तो वापस वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है तो हम डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ml लगाएंगे बेटा। अच्छा, मास कितना दिया हुआ है हमें इस बार 20 ग्राम, और लेटेंट हीट वाटर और वेपर के लिए कितनी होती है 540, तो ये हो जाएगा 00810 कैलोरी। ये आपका आंसर बन गया। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो अगेन आप किससे मल्टीप्लाई कर दे 4.2 से। क्लियर? चलो, तो ये तो आप बेटा आपके सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हुए जिसमें मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए कहे तो क्या फॉर्मूला लगाना है, एमएस डेल्टा टी। अगर फेज चेंज करने के लिए कहे तो क्या फॉर्मूला लगाना है, एमएल। क्वेश्चंस को कैलोरी में करने की कोशिश करें, मतलब आप अपने मास को ग्राम में ले और आपकी स्पेसिफिक हीट भी कैलोरी में दी होगी, उसका यूज करें और फाइनल में जाकर अगर आपका आंसर जूल में है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब आगे बढ़ते बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक जगह आप इस क्वेश्चन में गलत करने के चांस बनते हैं, उस गलत करने के चांस को अगर आप अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात है, वही चीज हमें यहाँ पर सीखनी है। ए स्टोन ऑफ मास 5 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट स्ट्राइक्स ए वॉल, then find increase in temperature of stone by assuming whole of energy is used by stone to increase the temperature. Specific heat of stone is given. क्वेश्चन ऐसा कह रहा है एक स्टोन है जिसका मास 5 ग्राम है, वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, जाकर एक दीवार में टकराता है। अगर जब दीवार में टकरा जाएगा बेटा तो वहां पर क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, हीट के अंदर, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई हमारे पास, हीट एनर्जी में। तो हमें बताना है कि अगर मान लीजिए सारी की सारी हीट स्टोन ने ले ली तो उस स्टोन के लिए अगर हमारे पास टेम्परेचर चेंज कितना होगा।
पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होगा। क्या मास हमारे पास हो गया 5 × 10⁻³ अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अब क्यों चेंज किया। अरे बेटा मैंने क्या बोला कि ये ms डेल्टा टी और ml लगाओ तब काम में करना क्वेश्चन, बाकी आपका जो क्वेश्चन अभी तक आप जैसे करते थे वैसे ही करो, क्योंकि हमारी वेलोसिटी किसमें दी है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। एमकेएस सिस्टम है तो मुझे किलोग्राम ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ा, किलोग्राम में। तो 5 × 10⁻³ हो गया, ठीक है। वेलोसिटी 100 है, 100 का स्क्वायर किया तो 10⁴ हो गया। सोल्व किया तो बेटा ये कितना मिला मुझे 25 जूल। बट मैं जानता हूं कि ये जो ms डेल्टा टी वाले फॉर्मूले हैं इसमें क्वेश्चन किसमें होता है, कैलोरी में। तो बस अब आप क्या करोगे, जूल को किसमें कन्वर्ट कर लो, कैलोरी में। क्या मैंने आपको सिखाया था, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 का डिवाइड लगा दो तो 25/4.2 कैलोरी बन गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 6 कैलोरी आ जाएगा। अब आप डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी कर दे जो कि 6 कैलोरी की इक्वल है। मास कितना है 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट दी है 2, डेल्टा टी इक्वल टू 6, डेल्टा टी आ जाएगा 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो याद ये रखें, ये जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको तो आप पूरे एमके सिस्टम में सोल्व करके जूल में बना ले, डिवाइड करके कैलोरी बना ले, फिर ms डेल्टा टी के अंदर आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। कंप्लीट। चलिए बेटा तो कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। हमने एक बॉल है 100 ग्राम की 10 मीटर की हाइट से इसको रिलीज कर दिया है। एट ग्राउंड इट स्ट्राइक्स ए आइस ब्लॉक। अब ग्राउंड पर क्या बेटा, एक आइस ब्लॉक रखा हुआ है। इफ होल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड एब्जॉर्ब्ड बाय आइस ब्लॉक देन फाइंड अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड इफ टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है बेटा, ग्राउंड पर एक आइस ब्लॉक रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, हमने 100 ग्राम की एक बॉल को 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया। वो जाकर क्या करेगी, उस आइस ब्लॉक पर टकराएगी। जब वो आइस ब्लॉक पर टकराएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी बेटा, हीट एनर्जी के अंदर। तो जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या बताना है कि कितना आइस ब्लॉक मेल्ट होगा। हम जानते हैं आइस ब्लॉक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अगर उसको हमने हीट दी तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। तो हमें बताना बस कितना मास उसका मेल्ट होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या होगा, जब बॉडी यहां पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब वो नीचे जाकर टकराने ही वाली है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। तो हम ऑटोमेटिकली डायरेक्टली शुरुआत से ही हीट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात क्या होगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, mgh। मास कितना था इसके पास 100 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10 और यहां से सोल्व किया तो कितना आ गया 10 जूल। अब बच्चों कुछ बच्चे यहाँ गलत करेंगे, वो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कैलोरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन किसमें सोल्व कर लेंगे, जूल में। अब जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, 4.2 से। अब देखो, फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस लेट m मास ऑफ आइस मेल्ट। हम मान लेते हैं स्मॉल m मास आइस का मेल्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो हीट यूज होगी, क्या आइस जब मेल्ट होगा तो हीट MLF यूज होगी बेटा, लेटेंट हीट वाला। तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 10/4.2 कैलोरी इज इक्वल टू, मास निकालना बेटा यहाँ से, तो 10/4.2 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 80, ये आ गया ग्राम में। सॉल्व किया तो मिल गया हमें 1/33.6 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व यहाँ पर करना है। जब भी ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन आएंगे बेटा तो पहले आप उनको जूल में सॉल्व कर ले। जूल में सॉल्व करने के लिए आपको सभी को एमकेएस में रखना पड़ेगा। जब जूल में आपका वो सॉल्व हो जाए उसको 4.2 से डिवाइड करना, वो कैलोरी में आ जाएगा और उसको ms डेल्टा टी या फिर MLF जो भी आपको क्वेश्चन करना उसमें कन्वर्ट कर ले। अब हम बेटा अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पर आपको स्टेप वाइज होगा। अब तक क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, या तो टेम्परेचर चेंज कर रहे थे या फिर फेज चेंज कर रहे थे। अब एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें टेम्परेचर भी चेंज होगा और फेज भी चेंज होगी, बस स्टेप्स बढ़ जाएगी और कुछ खास क्वेश्चन में नहीं है। तो ध्यान से देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू द 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात को ध्यान रखना बेटा, स्टेप वाइज चीजें होती है ना। आइस की मेल्टिंग तभी होगी जब वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, 0 पे। इसी तरह से बेटा क्या होगा, जो वाटर है वो फ्रीज भी तभी होगा जब वो कहां पर आएगा, 0 पे। इसी तरह से वाटर जो है वो बॉइल भी तभी होगा, मतलब वेपर में भी तभी कन्वर्ट होगा जब वो कहां चला जाए, 100 पर। और इसी तरह से वेपर भी कंडेंस होकर वाटर तभी बनती है जब वो किस पर हो, 100 पर। ऐसा नहीं होता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर ही हमारा वेपर बन गया, ऐसा काम नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरह से ऐसा भी नहीं होता है कि -45 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है वो भी मेल्ट होकर अपने पास वाटर बन गया। तो इसका मतलब ये सबको पहले कहां लाना पड़ता है, 0 पर। तो स्टेप याद रखना, मैं क्वेश्चन को किस तरह से करता हूं। देखो, सबसे पहले आप ऐसे लिखें,
क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पहली स्टेप कर रहा हूं मैं, पहली स्टेप दी है आपको, आइस दिया है बेटा किस पर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सबसे पहले ये आइस जो है हमारा, ये किस पर जाएगा, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा मत करना कि सीधा ml लगा दो, पहले आइस जो है -10 अपने टेम्परेचर को चेंज करके कहां आएगा, 0 पर। अब देखो बेटा क्या यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो Q कितना यूज होगा, ms डेल्टा टी। मास कितना है हमारे पास, 10। क्या आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 होती है, और टेम्परेचर का चेंज भी कितना आया, 10। कुछ प्लस माइनस मत कर देना बेटा, हमें तो बस टेम्परेचर का चेंज करना है, तो हम टेम्परेचर का चेंज, ऐसे मत करना माइनस का 0 माइनस का प्लस, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, सीधा टेम्परेचर चेंज, -10 से 0 आया मतलब 10 का चेंज हुआ। तो ये देखो यहां से कितना बन गया बेटा, 50 कैलोरी बन गया। ये पहली स्टेप हुई। अब दूसरी स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा, अभी आप कहां पहुंच चुके हो, क्या आपके पास आइस है कितने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस अब मेल्ट हो सकता है, और मेल्ट होकर क्या बना देगा, वाटर। और वाटर भी कितने का बनेगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं जब मेल्ट होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्या ये जब इसमें मेल्ट हुआ तो जो हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी mlf। मास कितना दिया आपको क्वेश्चन के अंदर, 10 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 800 कैलोरी। स्टेप नंबर 2 हो गई बेटा। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, अभी आपके पास वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अब ये चला जाएगा वाटर, आपको कहां तक ले जाना बेटा, 20 तक। तो वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है बेटा, और टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ms डेल्टा टी। मास कितना है, 10। क्या वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट होती है 1, और डेल्टा टी 0 से 20 गया तो 20, दैट विल बी 200 कैलोरी। क्लियर। अब आपको अगर बेटा टोटल हीट पूछी है क्वेश्चन ने, तो देखो टोटल हीट हमारे पास हो जाएगी डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3, तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड। तो देखो 200 प्लस 800, 1000 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 1050 कैलोरी। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है बेटा आपको, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करें, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जूल के अंदर। क्लियर। तो स्टेप याद रखना पहला बेटा कि मेल्टिंग तभी होगी जब वो 0 पे पहुंचेगा। तो अगर आपका -10 का दिया है तो पहले आप उसको 0 पे लाओगे, फिर 0 से मेल्टिंग हो जाएगी, और फिर इसको वापस आगे बढ़ाओगे। तो स्टेप वाइज करोगे तो क्वेश्चन आपका सही होगा, डायरेक्ट नहीं करना है अपने को। क्लियर। चलिए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है। अभी एक क्वेश्चन हमने इस तरह का किया था, अब एक और क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। फाइंड आउट हीट रिलीज्ड व्हेन 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे को स्टीम दिया हुआ है बेटा 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाना है, तो हमें कितनी हीट रिलीज यहाँ पर करवानी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा। सबसे पहले हमारा स्टीम अभी कितने पर है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पहले स्टीम को वाटर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, बट ये वाटर में कन्वर्ट तब होगा जब ये कितने पर आए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टीम एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम इसको ले जाते हैं स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हीट का, ms डेल्टा टी। मास हमारे पास दिया हुआ बेटा 100, और अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5, और टेम्परेचर का चेंज आया 5। सोल्व करेंगे तो आ गया 250 कैलोरी। अब हमारा स्टीम 100 पर है बेटा, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो स्टीम एट 100 कन्वर्ट हुआ वाटर एट 100 में। इस बार फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, mlv, और मास है 100, lv होता है 540, तो हमारे पास इतना हीट हमारे को मिल जाएगा। अब इस वाटर को कन्वर्ट किसमें होना है बेटा, आइस में। बट वाटर अभी आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसको पहले किस पर जाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब हम जो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसको लेकर चलेंगे कहां पर, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ बेटा, तो अब फिर से फॉर्मूला क्या लगेगा, ms डेल्टा टी। मास 100 है, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 होती है, और टेम्परेचर का चेंज आया 100, तो ये मिल गया हमें 10,000 कैलोरी। अब हमारा जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आइस में। तो वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट हो गया किसमें, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्योंकि फेज चेंज हुआ है तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, mlf, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80, तो ये हमें मिल गया 8000
कैलोरी। अब हमारा जो आई से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वो कहां चला जाएगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसके लिए टेम्परेचर चेंज हुआ बेटा, तो ms डेल्टा टी लगाया तो ये हमारे को मिल गया। ऐसा नहीं कि आप यहाँ माइनस रख दो, हम यहाँ पर केवल टेम्परेचर चेंज लिखते बेटा मैग्नीट्यूड के अंदर। सभी हीट को आप जोड़ लीजिए तो आपको टोटल हीट मिल जाएगी 73,250 कैलोरी। अगर क्वेश्चन ने आपको जूल में पूछा है तो यहाँ पर आप इसको फाइनली जूल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं 4.2 का मल्टीप्लाई करके। आप शुरुआत में कोई चेंज ना करें, आपको बस केवल आंसर के अंदर चेंज करना, वही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पर। 5 gram of water is kept in a calorimeter of water equivalent 15 gram. Initially temperature of system is 10 degree centigrade. Find the amount of heat required to vaporize water. क्वेश्चन हमें कह रहा है बेटा कि हमारे पास 5 ग्राम का वाटर है जो कि एक कैलोरीमीटर के अंदर रखा है। अब एक बात ये कह रहा है कि अगर अभी सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बताओ अगर मुझे वाटर को वेपराइज करना है तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि अगर 10 ग्राम का वाटर हमारे पास 5 ग्राम का वाटर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और सर अगर इसको वेपराइज करना है तो पहले हमें इसको कहां पर ले जाना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो कुछ हीट वहां पर लगेगी, दैट इज ms डेल्टा टी। बट फिर उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद उसको हमें वेपराइज कराना है, इसके लिए हमें उसके अंदर MLF हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, MLV हीट देनी पड़ेगी, उससे वो क्या होगा, वेपराइज होगा। अब ये तो करना ही पड़ेगा, बट आपका जो वाटर है वो बेटा कैलोरीमीटर में रखा है, तो आप ऐसा ऑटोमेटिकली केवल वाटर को तो हीट दे नहीं सकते, आपको हीट साथ में किसको देनी पड़ेगी, कैलोरीमीटर को। तो जो कैलोरीमीटर अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसको आपको भी इसको कहां पहुंचाना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तब वो 100 पर पहुंचेगा, तब वो हमारे पास वाटर को वेपराइज कराएगा। अच्छा, ऐसा एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा नहीं है कि जो हमारा ये कैलोरीमीटर है वो भी वेपराइज हो जाएगा। कैलोरीमीटर बर्तन है, एक तरह का वेसल है, वो अपना वेपराइज नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए कैलोरीमीटर में हमारे पास वाटर रखा हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो टोटल हीट क्या होगी, हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर टू वेपराइज। सबसे पहले एक तो हीट लगेगी वाटर को वेपराइज होने में, और दूसरा आपको कैलोरीमीटर को भी तो 100 पे पहुंचाना पड़ेगा। जब कैलोरीमीटर 100 पे पहुंचेगा तो वाटर 100 पे पहुंचेगा। तो हम ऐसे लिखते हैं बेटा, वाटर को कितनी हीट चाहिए, ms डेल्टा टी प्लस MLV। ms डेल्टा टी क्यों, उसको अपना टेम्परेचर 10 से लेकर कहां जाना है, 100 पर, और फिर उसको किसमें कन्वर्ट होना है, स्टीम में। तो देखो ये हमने यहाँ पर लगा दिया बेटा, मास इसका 5 ग्राम दिया वाटर का, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, चेंज इन टेम्परेचर 90 होगा, फिर 10 से आप कहां जा रहे हैं, 100 पर, प्लस MLV में 5 इंटू LV हमारे पास कितना होता है, 540। सॉल्व किया तो ये हमें मिल गया 3150 कैलोरी। अब क्या होगा बच्चों, एग्जाम में आपका ये ऑप्शन होगा, एग्जाम में ये ऑप्शन वहां पर पक्का होगा। और कुछ बच्चे क्या करते, जैसे यहां तक सोल्व करते उन्हें लगता हो गया क्वेश्चन, राइट कर देते टिक, और आपको +4 की जगह -1 मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहां आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी आपको कैलोरीमीटर की हीट भी जोड़नी पड़ेगी। क्या कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी चेंज करना है, शुरुआत में कैलोरीमीटर भी 10 पर था और अब उसको भी कहां ले जाना है, 100 पर। तो उसके लिए भी फॉर्मूला लगाया मैंने ms डेल्टा टी। अब बात आती है सर ms क्या लेंगे, यही ms तो वाटर इक्विवेलेंट है, मैंने आपको समझाया था यही ms क्या है, वाटर इक्विवेलेंट। तो इस ms की जगह पूरा का पूरा 15 रख दो, पूरा का पूरा 15 ms की जगह आ जाएगा, और टेम्परेचर का चेंज 90 हुआ है तो हीट आई हमारे पास 1350, टोटल हीट ये आएगी। अब ये भी ऑप्शन में होगा और करेक्ट आंसर हमारा ये बनेगा। क्लियर बेटा, तो समझ में आ गया किस तरह से करना है। चलिए बेटा, तो आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, ज्यादा कुछ खास चीज नहीं है, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स भी कहते हैं। हम यहाँ बात ये करने जा रहे हैं कि बेटा अगर मान लीजिए मैं 2 लिक्विड्स को मिक्स कर दूं आपस में, ठीक है, 2 लिक्विड्स को अगर आपस में मिक्स कर देता हूं तो क्या कंडीशंस बनती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहलाता है। तो ये प्रिंसिपल बेटा ऐसे कहता है कि अगर आप 2 लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं आपस में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जब आप 2 लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो एक लिक्विड जो होगा वो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर वाला होगा और दूसरा लिक्विड जो होगा हमारा वो लो टेम्परेचर वाला होगा। तो ये जो हाई टेम्परेचर वाला जो लिक्विड है ये क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, और ये लो टेम्परेचर वाला जो अपने पास लिक्विड है वो क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली जाकर दोनों का अपने पास मिक्सचर का एक कॉमन टेम्परेचर यहाँ पर बन जाएगा। तो इसी कंडीशन में हम ऐसा कहते हैं कि जितनी हीट हमारा हाइयर टेम्परेचर लिक्विड रिलीज करेगा उतनी की उतनी सारी हीट हमारा लोअर टेम्परेचर वाला बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब हमारा यहाँ पर कोई हीट लॉस नहीं होता। ऐसा जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो कि आपने जो पहला वाला बॉडी है उसने 200 कैलोरी 200 कैलोरी हीट को रिलीज किया, तो जो लोअर टेम्परेचर बॉडी है वो क्या करेगा, 200 कैलोरी टेम्परेचर तो 200 कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर बात, तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन 2 लिक्विड्स आर मिक्स्ड देन हायर टेम्परेचर बॉडी रिलीज हीट एंड दैट हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय लोअर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी लॉस
हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब। क्लियर? अब मान लेते हैं बेटा, कंसीडर द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज TH एंड दैट ऑफ द कोल्ड बॉडी इज TL, देन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज T। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर हाईयर टेम्परेचर बॉडी TH पर है, लोअर टेम्परेचर बॉडी TL पर है, और जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो T है, तो पक्की बात है बेटा ये T विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर टेम्परेचर एंड लेस देन इक्वल टू विल बी हाईयर टेम्परेचर। मतलब ऐसा हुआ बेटा कि मान लीजिए आपने 100 डिग्री की लिक्विड और एक 0 डिग्री के लिक्विड को मिलाया, तो जो आपका आंसर है वो 0 से लेके 100 के बीच में ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो 0 से कम हो जाए या फिर 100 से ऊपर चला जाए। हमेशा जो मिक्सचर का टेम्परेचर होता है दोनों के बीच में ही रहता है, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, हमने ये कहा है यहाँ पर कि हीट रिलीज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, मतलब हम जितनी हीट रिलीज होगी उतनी एब्जॉर्ब होगी। हम ये नहीं कह रहे कि पहले वाला टेम्परेचर जितना कम करेगा दूसरा वाला उतना बढ़ा लेगा, ऐसा हम यहाँ पर नहीं कह रहे, क्योंकि हम हीट की बात करते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात बेटा? इसके लिए ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान से तुम समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है, if two liquids of mass m and 4m, specific heat S and S/2 and temperature T and 3T are mixed, then find the temperature of mixture। क्लियर? अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ये 4m वाला लिक्विड है ये 3T टेम्परेचर पर है और ये m वाला लिक्विड जो है वो T टेम्परेचर पे है। तो हमें दिख रहा है कि 4m जो है वो हाईयर टेम्परेचर पर है और जो m है वो हमारा लोअर टेम्परेचर पे है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि जब आप इस तरह के दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो हाईयर टेम्परेचर वाला जो लिक्विड है वो हीट को रिलीज करेगा, और जितनी हीट उसने रिलीज करी जो लोअर टेम्परेचर वाला लिक्विड है वो उतनी सारी हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब यही यहां से हम स्टार्ट करेंगे, हीट रिलीज बाय 4m इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय m। अब मान लेते हैं बेटा कि मिक्सचर का टेम्परेचर कुछ देर बाद क्या हो गया होगा, x हो गया होगा। क्लियर? तो सबसे पहले देखो ये 4m है, ये कितनी हीट रिलीज करेगा। एक बात समझे बेटा, क्या यहाँ पर जो हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब के जो केस बन रहे हैं, क्या यहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर का अप डाउन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, या तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज। और हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट का फॉर्मूला क्या लगाया जाता है, ms डेल्टा T लगाया जाता है। तो अगर मैं 4m के लिए बात करूं तो इसके लिए मास कितना हो गया बेटा 4m, इसके लिए स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई क्वेश्चन में S/2, और इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, क्या ये पहले 3T पर था, अब कहां पहुंच गया होगा ये x पर, तो 3T माइनस x होगा। क्लियर? अच्छा एक बात आप ध्यान रखें, मैंने आपको यहां पर भी बताया कि मिक्सचर का टेम्परेचर जो होता है वो लोअर टेम्परेचर से ज्यादा होता है और हाईयर टेम्परेचर से कम होता है। तो आपको हमेशा यहाँ पर बड़े में से छोटा ही माइनस करना है, क्योंकि हम वैसे भी इक्वल कर चुके हैं, हम अपनी तरफ से पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये रिलीज कर रहा है और ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, आप बस केवल क्या करेंगे, जब भी डेल्टा T निकालेंगे तो हाईयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर कर दें। अब इस तरफ आते हैं हम बेटा, पहले वाले लिक्विड का मास m है, स्पेसिफिक हीट S है और ये भी x पर पहुंच गया, बट हमें समझ में आता है कि T लोअर टेम्परेचर है, जो ये x बनेगा कम से कम T से तो बड़ा ही होगा, तो x माइनस T। आगे कुछ खास नहीं, कैलकुलेशन करनी है बेटा, कैलकुलेशन करके मैंने सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 7T/3 जो कि 2 पॉइंट समथिंग आएगी। और देखो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल यहाँ पर सही भी हो रहा है, वो ये ऐसा बता रहा है यहाँ पर कि x जो है हमारा T से बड़ा आया और x जो है हमारा 3T से भी छोटा आया, वो आना ही चाहिए, वो अपने आंसर में आप पहले से चेक कर सकते हैं। एक बात और नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है बेटा, आप ध्यान से देखो कि टेम्परेचर चेंज कितना हुआ। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो 3T वाला है इसके लिए टेम्परेचर चेंज कम हुआ और जो T वाला है उसके लिए टेम्परेचर चेंज ज्यादा हुआ। तो यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि दोनों के लिए हीट भले बराबर होती है बट टेम्परेचर चेंज हमारे पास बराबर नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप कभी ऐसा क्वेश्चन देखें और सोचे कि सर ये T पर है ये 3T पर है तो दोनों के बीच का एवरेज ले लो, वो अपना आंसर बन जाएगा, मतलब T और 3T को मिलाया तो 2T बन गया। ऐसा नहीं होता है बेटा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर चेंज के साथ साथ ये दो टर्म्स भी तो है, तो इन दो टर्म्स के कारण आप कभी टेम्परेचर को ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हीट को इक्वेट करके हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? चल, तो ये बेटा आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा।